साथियों, आज मैं कुछ विषय प्रमुख करके नहीं लाया हूं। एक सोच प्रक्रिया है। इसके बारे में आज से करीब 2 साल पहले, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक विश्व में नहीं छाया था, तो खबरों में छाया हुआ था कि कैसे पूरे दुनिया भर में ऐसे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, खासकर कहें तो ऐसे सर्विसेज आ रहे हैं जिसके द्वारा आप क्या सोचें इसकी तैयारी की जाती है। यानी हम क्या सोचें, क्या समझें, क्या बोलें, किस तरह से हमारे सोच प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाए। ये कौन लोग हैं, क्या है, 1-2 उदाहरण देके हम इसकी चर्चा करेंगे। टूल किट की चर्चा काफ़ी हुई थी जब किसान आंदोलन चल रहा था और कुछ विदेशी लोगों ने, खासकर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोगों ने अपना ट्वीट किया था। जैसे ग्रेटा थनबर्ग उसमें एक है, और उन्होंने टूल किट भी ट्वीट किया था कि इसका आप सहारा लें। टूल किट क्या है? टूल किट एक प्रोग्राम है। यह जनता को या आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को आह्वान करता है, उन्हें नारा भी देता है। पहले ज़माने में दीवालों पर 1975-77 के आंदोलन में दीवालों और पर्चा से काफ़ी ये काम होता था। टूल किट कहते नहीं थे, और उसमें नारा होता था, जेपी आंदोलन का साथ दो, कांग्रेस को हराओ, इंदिरा गांधी तानाशाह है, वगैरह वगैरह। इनमें वह भी लिखा होता था कि आप कब किस समय आए, कैसे आए, चुनाव के दौरान कहाँ पहुँचे। चुपचाप आपस में ये भी होता था कि किस बूथ पर अधिक से अधिक आप वोट जाके दे सकते हैं। एक आदमी कई वोट दे सकता है। ईवीएम नहीं था और उंगली में निशानी का कोई मायने नहीं था, बल्कि बूथ कैप्चर आम जनता करके धड़ल्ले से कांग्रेस के खिलाफ दे रही थी। तो यह टूल किट, टूल मतलब औजार, औजार का एक किट है। यह औजार इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया पे है, मीडिया पे है। आज जितने गोदी मीडिया है वो सब टूल किट के ही तो अंतर काम कर रहे हैं। खास अवसरों पर जब सरकार की किरकिरी होती है तो ये टूल किट उन्हें दिए जाते हैं कि आप किन किन मुद्दों पर, कैसे कैसे मुद्दों पर आप जनता का सोच बदले, उन्हें दूसरी तरफ लेके जाए। आजकल जैसे बहुत सारे काम चल रहे हैं जिसमें प्रमुख काम है वैक्सीनेशन। हम पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन दे रहे थे या बांट रहे थे, या जो भी हो वो लोग आके बना रहे थे, हमारे से लेके जा रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि हम विश्व गुरु हैं। और आज कुल तकरीबन 19 से 20 करोड़ के बीच के लोगों को ही मास वैक्सीनेशन का हिस्सा बना सके। प्रतिशत में ले तो 14%, अधिक से अधिक। यह मान के चले कि इस डेटा में हेराफेरी नहीं है। यह दूसरा दौर है कोरोना वायरस का। इसके साथ साथ ब्लैक वायरस भी बढ़ रहा है। तो तीसरे दौर की भी आने की बातें हो रही है। वह कब आएगा, किस रूप में आएगा, कितना भयानक होगा, इस वैक्सीनेशन का उसके ऊपर असर होगा, या जो नया म्यूटेंट आएगा, नया वेरिएशन जो आएगा, क्या वो उससे परे होगा, उससे मुक्त होगा, यह हमें नहीं पता। लेकिन उसकी भी तैयारी हमारे पास अभी तक तकरीबन नहीं के बराबर है। आज की खबर यह है कि दिल्ली सरकार जो है सो दिल्ली में जो 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका देने की बात कर रही थी, वो बंद किया जा रहा है। जो दूसरे डोज की बात थी, उन्हें पहले कहा जाता था 4 से 6 हफ्ते में दिया जाएगा, अब 8 से 10 हफ्ते में हो गया। ये छोटी छोटी बातें चल रही हैं, और टूल किट पे ये चर्चा चली थी। उस समय ज़रूरत था कि जनता का ध्यान इससे हटाए। अभी हाल फिलहाल में भाजपा ने आरोप लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस टूल किट बना के इस टीकाकरण के मुहिम से जनता का
ध्यान भटका रही है। हालांकि उसके उल्टे पड़ गया। ये पता चला कि यह टूल किट एक्चुअली वास्तव में भाजपा ही का बनाया हुआ है और इसकी पूरी कोशिश थी कि किस तरह से जनता को बरगलाया जाए, इस असफलता से दिमाग हटाया जाए, कांग्रेस पर लाया जाए। नेहरू पे तो नहीं ला सकते हैं, पुरानी बातें होगी, नया नया चीज चाहिए। और इसमें बड़े बड़े लोग थे, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और ऐसे लोग, या मझले तबके के नेता कह सकते हैं। इनके आने से सबसे ऊपरी तबका जो होता है उसको अलग रखा जाता है। वह इन छोटे मोटे चीज़ों में नहीं आते, वो बड़ी बड़ी बातें लाते हैं, साधारण बातें नहीं लाते वो। और इस टूल किट का ही हिस्सा है। हम क्या सोचे, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं साथियों। टूल किट उसका हिस्सा है। और आज के ज़माने में, पहले कभी वक्त होता था जबकि एक नारा वर्षों चलता था, जैसे गरीबी हटा, या वाजपेयी के टाइम में आया था इंडिया इज शाइनिंग, चला। अब वक्त बदल गया, अब कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट की जरूरत है जनता के दिमाग को भटकाने की। क्यों? इस पे हम आते हैं कुछ और उदाहरण के साथ, लेकिन अभी इतना कहना जरूरी है कि अभी की क्राइसिस उस समय की क्राइसिस से बहुत अंतर था। और इस भयानक क्राइसिस जिसकी विरोध जनता कर रही है, बेरोजगार युवक और मजदूर और किसान सब के सब कर रहे हैं, इसलिए इस पर से ध्यान हटाने के लिए हर रोज नए नए टूल किट उसमें आ रहे हैं, नए नए हैशटैग आ रहे हैं, नए नए नारे आ रहे हैं। वो नारे जो कि जिंगल जिसे हम कहते हैं नर्सरी में के लिए होता है, उस तरह से आपके लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सलाइट्स, देशद्रोही, एंटी हिंदू, बहुत सारे ये जुमले काफी तेजी से बदल रहे हैं। अच्छे दिन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोकल टू वोकल, और भी बहुत सारे हैं, सबका मैं नहीं लूंगा। वैसे हाल फिलहाल में आत्मनिर्भर, विश्व गुरु खत्म हो गया, मेक इन इंडिया खत्म हो गया, आपदा से अवसर भी खत्म हो गया है तकरीबन। अभी कमी पड़ गई है, कुछ नए नए ये लाएंगे, आने हैं, इंतजार कीजिए। तो जरूरी है प्रोपेगेंडा। आखिर हम क्या सोचे? हमने जो पढ़ा है अपने नर्सरी, केजी या क्लास 1 से और आज तक जो पढ़ा है, ये इन्हीं के द्वारा परोसा गया तो सिलेबस है। एनसीईआरटी की बात होती थी कि वह वामपंथी लिखते, हमारे इतिहास को नहीं लिखते। उस एनसीईआरटी का जो सिलेबस था, जो आप पढ़ते थे, हमने जो पढ़ा है साथियों, उससे हम क्रांतिकारी नहीं बनते, भगत सिंह नहीं बनते, प्रेमचंद नहीं बनते, चारवाक के सिद्धांतों में नहीं जाते। हम उससे क्लर्क से लेके आईएएस आईपीएस ऑफिसर तक बनते हैं, जज बनते हैं। यानी इसी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए वे स्लेव बनते हैं। बेरोजगार भी बन सकते हैं, ठेला लेकर आम और सब्जी भी बेच सकते हैं, सड़क के किनारे पंक्चर भी बना सकते हैं, बहुत दिमाग हुआ तो नाले से गैस निकालकर चाय भी बना सकते हैं, और अब बाद में मंत्री और बहुत कुछ बन सकते हैं। खैर, कुछ समय पहले, ये जो बातें थी 2 वर्ष के पहले की बात है, बड़ी जोर शोर से आया था कि पूरे विश्व भर में गैर बराबरी, असमानता भयानक रूप से बढ़ रहा है और इससे पूरे विश्व भर में एक ऐसी परिस्थिति आ रही है जिसे जनता विद्रोह कर सकती है। असमानता पे कुछ बातें मैं करना चाहूंगा। इस 2 वर्ष के दौरान में साथियों, जो बिलियनियर्स, खरबपति, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। आप भी खरबपति बन सकते हैं, अंबानी भी तो बने अपने पिता के द्वारा, जैसे भी हो। हालांकि खरब में से 1 खरबपति बनता है, ये भी याद रखिएगा। यह जनरल ट्रेंड नहीं है साथियों, जनरल ट्रेंड यह है कि आप गरीब होते रहते हैं।
और उनकी संख्या में 5 गुना का इजाफा हुआ है। उसके डेटा पे आता हूं, लेकिन ये कैसे बढ़े, कैसे, क्या हुआ? इस कोरोना वायरस के कारण आर्थिक मंदी पहले से ही चल रहा था। आर्थिक संकट तो लगातार है, 2008 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं। जो लेहमैन बैंक के बुड़ने के बाद से अमेरिका और विश्व भर में आया था, हमारे यहाँ थोड़ा देर से आया। और यह आर्थिक संकट इस दौरान और भी बढ़ गया। मुनाफा दर शून्य क्या, उसके नीचे चले गया। पूंजी के लिए मुनाफा जरूरी है, पूंजी का कोई भी रूप हो, उत्पादन हो का पूंजी हो, वित्तीय पूंजी हो, कैसा भी हो, उसके लिए जरूरी है कि वह बढ़े, क्योंकि वो दूसरे पूंजी के तुलना में यदि हार जाता है तो उसे निगल लिया जाता है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है और उसका सफाया होता है। तो पूरे विश्व भर के सेंट्रल बैंक ने अपना मुंह खोल दिया, अपनी थैला खोल दी, और एक आंकड़े के हिसाब से तकरीबन 9 ट्रिलियन US डॉलर के बराबर वित्त पूंजी इनको दिया गया। कहाँ गए ये सारे के सारे फिनांस मार्केट में है, प्रोडक्शन में नहीं है। प्रोडक्शन तो घटता ही गया। पूरे विश्व भर में प्रोडक्शन जो इसकी एबिलिटी है उसका 60 से 70% तक सिमट कर रह गया। इसलिए नहीं कि प्रोडक्ट कर नहीं सकते, इसलिए कि उसका कोई खरीदार नहीं है, डिमांड नहीं है। और इस फिनांस मार्केट से कहां पहुंच गया? ये जो अल्ट्रा रिच है, जो बड़े बड़े पूंजीपति या वित्तपति जो है, उनके जेबों में चला गया, सीधे के सीधे चला गया, और इसलिए इनका जबरदस्त इजाफा हुआ। ये एक डेटा के हिसाब से पिछले 1 साल में इनका जो कुल इजाफा हुआ, विश्व भर की बात कर रहा हूं, करीब 5 से 13 ट्रिलियन डॉलर इनके जेब में गया। अंदाजा लगाना मुश्किल है, नहीं? 1 ट्रिलियन में संबित पात्रा को बताया गया था कि 1 पर 12 शून्य होता है। चलिए छोड़िए उसको। 2000 तक में, सॉरी, ये 2021 में इनकी संख्या 2700 हो गई, जो 2010 में, माफ कीजिएगा, 2010 में 2000 थे, और अभी इनकी पिछले साल तक इनकी संख्या बढ़कर 2700 यानी 700 बढ़ गए। बढ़ने वालों में मुख्य रूप से चीन, जहां 240 तकरीबन बढ़ गए हैं, मतलब बन गए हैं, खरबपति बन गए हैं। अमेरिका में 110, इंडिया में तकरीबन 40, और इनमें से कुछ खास पूंजीपतियों का खास नाम है, क्रेज है। इलॉन मस्क जैसे, उनका 25 बिलियन डॉलर था, वो बढ़ के 150 बिलियन हो गया। युवकों में, बेरोजगारों में, या छोटे मोटे बिजनेस करने वालों के लिए वह एक आदर्श चीज है। इनकी प्रशंसा की जाती है, यह आपको ही बताया जाता है। यही तो है कि आप क्या सोचें कि भाई वो अपनी मेहनत करके बढ़ा है। यह लूटने की बात नहीं है, वह मेहनत करके बढ़ा है। यह फोर्ब्स के डेटा से भी आपको मिल जाएगा यदि आपको कुछ संदेह हो तो। और यह खरबपति जो है, फोर्ब्स के हिसाब बताता है कि कुल जीडीपी का 17 से 20% इन्हीं के पास है। और आज का जो अर्थशास्त्र आपको यह सिखलाता है साथियों, कि इसमें अच्छे बिलियनर हैं और खराब बिलियनर हैं। अच्छे वो हैं जो कि उत्पादन करके सही तरीके से मुनाफा कमाते हैं और बढ़ते हैं। खराब वो हैं जो कि सीधे वित्त से, रियल एस्टेट में, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करके वो करते हैं। जबरदस्ती उनके बीच में एक भेद करने की कोशिश है। कुछ बेईमान है, कुछ अच्छे हैं, कुछ वो भी हैं जैसे हमारे यहाँ के प्रेम जी हैं, गरीबों को में पैसा बांटते हैं, लगाते हैं। हल्का सा बात स्वीडन का। स्वीडन में सोशल डेमोक्रेसी है, इसका उटोपिया बहुत ज़बरदस्त है युवकों में, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में।
जहां भी समाजवाद की बात आती कहते नहीं नहीं स्वीडन जैसा बनो। इनहेरिटेंस यानी पिता के मरने के बाद पुत्र या पुत्री को जो उनका धन मिलता है या किसी को भी वो दे के जाता है उसका हो जाता है, उस पर भारी टैक्स हुआ करता था। स्वीडन ने उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, और उसके पास टोटल जीडीपी का यदि 15 से 20% यदि होता था, अब ये इनहेरिटेंस टैक्स खत्म करने के बाद या मिनिमम करने के बाद से वह 20 से 30% पहुंच चुका है। चीन में भी 15% जीडीपी था इन खरपतियों के पास। वह 17% हो चुका है 2010 तक, और अब 20 से 25% हो चुका है। यानी धन का संकेंद्रीकरण हो रहा है। चीन का दावा है कि उसने एब्सोल्यूट पॉवर्टी खत्म कर दिया, यानी कोई भूखमंगा नहीं है, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी यानी यह खाई जो है धनी और गरीब के बीच में भयानक है। यूएस में भी है। एक अध्ययन के हिसाब से जर्मनी में इनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है कि यह खरबपति इतने क्यों बढ़ रहे हैं, हम इतने गरीब क्यों रहे। अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका का जो प्रचार तंत्र है, आपके नर्सरी से लेके आपके सभी एजुकेशन में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, आपके घरों में, परिवारों में जो अज्ञानता है, अंधविश्वास है, यह सिखाता है कि वो लोग अपनी मेहनत से बने, उसके खिलाफ आप नहीं बढ़े। चीन में बताता है दूसरे तरीके से। चीन का शासक वर्ग चीनियों को यह सिखाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उन पर कंट्रोल करती है, उनको उनसे पैसा बनवाती है, और धन बनेगा तो हमारी गरीबी खत्म हो रही है और हम पूरे विश्व पर राज करेंगे। पूरे विश्व से भी लूटते इसी नाम से। और ऐसे ऐसे में खास पूंजीपतियों जिसके प्रशंसक शायद आप भी हो, बिल गेट, वॉरेन वगैरह वगैरह, जिनको कहते हैं कि बहुत बड़े मानवतावादी हैं। हमारे यहाँ के जो बड़े पूंजीपति हैं, मुकेश अंबानी और अदानी, इनकी चर्चा नहीं करूँगा साथियों, आप खुद देख लेना कि ये कहाँ से बढ़े हैं, कहाँ नहीं बढ़े। तो आप जो यह सोचते हैं कि सही सोचते हैं, वह आपकी सोच इनके द्वारा बताई गई सोच के अनुसार है। मास प्रोपेगेंडा आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बाकी सारे पार्टी और उनके सबसे बढ़कर भाजपा अरबों खरबों रुपया इस पे लगाते हैं कि आप क्या सोचें, और उनका साथ देने वाला सब में एकता है। वहाँ पे दोस्तों सब में एकता है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी हो, डेमोक्रेट्स हो, इंग्लैंड का टोरीज हो या लेबर हो, यह सब उसी सोच के हिस्सा है कि आप क्या सोचें। आप व्हाट्सएप से सोचते हैं, मास मीडिया से जो आता है उससे सोचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आपके पास पहुंचता है उससे सोचते हैं, सोशल मीडिया के पीछे कौन से हैशटैग है, क्या लिखे जाए, वो आपसे सोचते हैं। फेसबुक पे वही होता है। और यहां तक कि अब ये लोग एडवांस माइंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं वहां पे, ताकि आपके दिमाग को पढ़ सके। ब्रेन ट्रांसप्लांट अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, शायद आगे हो जाए, सोचने की जरूरत नहीं है। यदि हो जाएगा तो आप सोचने लायक नहीं रहेंगे। दवाइयां भी हैं। ईईजी के जगह पे अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होगा और आपको हर तरीके से डरा के मास साइकोसिस या मास हिप्नोटिज्म करके आपके सोच को कंट्रोल किया जाएगा। क्या अभी ऑलरेडी नहीं है? आप भक्तों को गाली देते हैं, आप कौन से बड़े क्रांतिकारी हैं? सोचिए साथियों, वक्त है, केवल खा पी के जिंदगी मत गुजारिए, सोचिए। इनकलाब।